अब हम देखेंगे कि ये जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नाम आते हैं, पुतिन का नाम आए, मोदी जी का आए, हिटलर का आए, एर्दोगान का आए, बोल्सोनारो का आए, यहाँ तक कि बांग्लादेश की हसीना का आए या फिर इन सब के शहंशाह ट्रंप का आए, इन सब लोगों में एक जैसे लक्षण हैं जो किसी भी लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। हम बात करते हैं मीडिया। जितने भी लोग सत्ता में लोकतांत्रिक जरिए से कायम होकर अथॉरिटेरियन बन जाते हैं, लोकतंत्र पे कब्जा कर लेते हैं या कहें कि अधिनायक बन जाते हैं, उन सब के सब लोग किस तरह से लोकतंत्र पे कब्जा करते हैं, इसका उदाहरण एक मीडिया भी है। हिटलर ने किस तरह से एक नाजी प्रचार मशीन के ज़रिए, गोएबल्स ने प्रोपेगेंडा का पूरा एक नेटवर्क बनाया, किस तरह से उसने पूरे मीडिया को, यहाँ तक कि फिल्में बनाई जाती थीं, ये कश्मीर फाइल्स तो आज बनी है, जो एक ख़ास तरह की यहूदियों के लिए नफ़रत पैदा किया करती थी। एक यहूदी अगर किसी दूसरे देश में, पोलैंड में भी सेब चुराता हुआ पकड़ा जाए तो यहूदी होते ही ऐसे हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा। इसी तरह से अगर आप गोएबल्स के बाद में दूसरा नंबर अगर आप हमारे देश में आ जाएं, एनडीटीवी, बीबीसी पे शिकंजा, रेड पड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे चैनल गोदी मीडिया बन चुके हैं। आईटी सेल किस तरह काम कर रही है, फेसबुक किस तरह काम कर रहा है, हम देख रहे हैं कि सारे के सारे चारों तरफ सारे के सारे जो लोकतंत्र के जनता से संवाद करने के और जनता की बात शासन तक पहुंचाने के जरिए हैं, वो नियंत्रण में हैं। पुतिन ने टीवी और अखबारों को, सबको क्रेमलिन के अधीन कर लिया। किसी की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ कुछ लिख दे। जो टेलीग्राम है, जो इतना आज़ाद एक अपने आप को मानता है कि ये एक मैसेंजर है, उसके मालिक को भी रूस छोड़ के जाना पड़ा। ये सब पूरी एक एपिसोड की कहानियाँ जो मैं जिस पर बना चुका हूँ, वीडियो आप देख चुके हैं। 100 से ज़्यादा मीडिया हाउस एर्दोगान ने बंद कर दिए टर्की में, पत्रकारों को जेल में डाल दिया। जायर बोल्सोनारो जो यहाँ ब्राज़ील का राष्ट्रपति था, आजकल उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सरकार पलट गई है उसकी किसी तरह से। उसने पूरी तरह से फेक न्यूज़ का कारोबार फैला रखा था। शेख हसीना ने साइबर एक्ट बनाया, उसके ज़रिए पूरे मीडिया को कंट्रोल किया। ट्रंप ने और भी बड़ा काम किया। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स को कह दिया कि ये एनिमी ऑफ द पीपल हैं। उसके खास दोस्त ने वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया। किसने? जेफ बेजोस ने। एलॉन मस्क ने क्या किया? ट्विटर ही खरीद लिया। जिस ट्विटर ने इसको ब्लॉक कर दिया था ट्रंप को, वो खरीद लिया और पूरे मीडिया के ऊपर एक धौंस, एक कब्जा और उस तरह से बना के रख लिया। यानी पूरी दुनिया में जितने भी लोग लोकतंत्र के ज़रिए अथॉरिटेरियन बन रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं, ना अपने देश के संविधान को ना कायदे को मानते हैं, उन सब लोगों ने सबसे पहले मीडिया पे कब्जा किया। दूसरा निशाना बनती है न्यायपालिका। ये लोकतंत्र की देन है ये लोग। आप लोकतंत्र को भले ही कहें कि लोकतंत्र में ये वो, लेकिन ये लोकतंत्र की खोट है, कमी है, ये लोकतंत्र का ड्रॉबैक है, जहाँ से हम तो लोकतांत्रिक लोगों को चुन के भेजना चाहते हैं, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन ये व्यवस्था कुछ अथॉरिटेरियन लोगों को तैयार करती है। मोदी ने किस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पे कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी के केस का फैसला देख लो, किस तरह से अच्छे आचरण के नाम पे बिल्किस बानो केस के बलात्कारी रिहा हुए, हत्यारे रिहा हुए। इसके अलावा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, किस तरह से अभी ये जो मामला है हमारा, जो जिस जस्टिस साहब के घर में कहा जा रहा है कथित तौर पे नोट जलते हुए मिले हैं, यशवंत वर्मा, उनके ज़रिए न्यायपालिका पर हमला, कॉलेजियम पे हमला, किसी भी तरह से न्यायपालिका को कंट्रोल करने का जो एक अभियान चल रहा है वो हमारे सामने है। किस तरह से एक जज सुप्रीम कोर्ट की ही महिला कर्मचारी के आरोपों में घिर गए और आखिर में उनका क्या अंजाम हुआ हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। खुद ही जज बने, खुद ही फैसला सुनाया। बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में हम जानते हैं। 10 चीज़ें आपके भी दिमाग में अभी आ रही होंगी। नेतन्याहू ने तो अदालत पे ऐसा हमला किया, उसने एक कानून बनाने की कोशिश की जिसमें
सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है और अदालत के फैसले में कोई भ्रष्टाचार का, दुराचार का, अत्याचार का, हत्या डकैती का दोषी भी पाया जाता है तो उसको कुर्सी नहीं छोड़नी होगी। क्यों किया नेतन्याहू ने? क्योंकि नेतन्याहू पे खुद करप्शन के केसेस चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस, अगर इसने गाजा वाजा पे हमला ना किया होता तो अभी तक फैसला आ चुका होता। तो उन केसेस में कहीं सजा होने के बाद मेरी कुर्सी ना चली जाए तो सारा कानून बदल दिया। इसी तरह से हज़ारों जज तुर्की के एर्दोआन ने जज बर्खास्त कर दिए, संविधान में संशोधन कर दिया। पुतिन ने तो कमाल ही कर दिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है उसकी समय सीमा ही खत्म कर दी। अब आप सोचिए कि जब आप किम जोंग उन को टारगेट करते हैं या शी जिनपिंग को टारगेट करते हैं, चुनाव से तो ये भी जीत के आते हैं ना, ये भी अपने देश में कथित तौर पे चुनाव करते हैं। तो हम कैसे मान लें कि चुनाव से सिर्फ अच्छे ही लीडर आ सकते हैं? एक व्यवस्था आप बनाते हो तो ये मान के बनाते हो ना कि भाई इस प्रक्रिया से हम चुनाव करेंगे तो सिर्फ अच्छे लोग चुन के आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस व्यवस्था का फ़ायदा उठा के कुछ लोग इस व्यवस्था पे कब्जा करके और आ जाते हैं। न्यायपालिका में पार्टी के वफादारी भर दिए थे हसीना ने, और ट्रंप को तो आपको पता ही है, वो तो सीधे लड़ने लगता है, बोलने लगता है कि ये बकवास है, ये जज बेकार है, ये है वो। और उसने बहुत सारी जगहों पर अपने लोगों को न्यायपालिका में ठूसने की कोशिश की। अभी हाल में एक स्टेट में वहाँ पर किसी तरह से ट्रंप लोग चुनाव हार गए, लेकिन ये अभी वहाँ पर कम से कम ये है कि वो 4 साल के लिए आए हैं, फिर आज दूसरा आएगा। उन सब वजहों से उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन 4 महीने में उस आदमी ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व को आधा कर दिया है। अगर आप जाएं कि जो एक संस्थाएं हैं, हम यहाँ पर करते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है वो, उसको लोग कुछ और कहने लगते हैं, कुछ नाम रख देते हैं तरह तरह के, केंद्रीय चुनाव आयोग, केचुआ वेचुआ वगैरह वगैरह। सीबीआई देख लो, ईडी देख लो, इनकी निष्ठाएं देख लो, आप इनके कामकाज देख लो, किस तरह से पुलिस काम करती है। कपिल मिश्रा के ऊपर दंगे का मुकदमा चले, एफआईआर हो, इस बात भर के लिए सालों संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं एक महिला सीए के लिए धरना दे रही थी, उसकी आज तक जमानत नहीं हुई है उसी पर्टिकुलर मामले में। किस मामले में? सीलमपुर के दंगों के मामले में। पुतिन ने एफएसबी और इलेक्शन कमीशन पे सीधा कंट्रोल कर लिया है। 90% से ज़्यादा वोट आते हैं बंदे के ठाट के साथ में। हसीना ने पूरे सिस्टम को ही पार्टी का टूल बना दिया। इसीलिए भी आपने देखा कि जब वहाँ पे व्यवस्था पलटी तो स्टूडेंट्स ने छांट के, ढूंढ के उन सब लोगों को तोड़ा पीटा जो हसीना के खास लोग थे सिस्टम पे। नेतन्याहू ने सेना, पुलिस सबको पॉलिटिकल बना दिया। अभी पिछले दिनों एक विवाद हुआ था कि किस तरह से वहाँ का जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो, उसको पद छोड़ना पड़ा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और ट्रंप ने तो कमाल ही कर दिया, डीओजे के एजेंडे में ठूस दिया और बिठा के अपने दोस्त को डीओजीई करके एक डिपार्टमेंट बना दिया एलन मस्क के अंडर में, जिसमें वो धड़ल्ले से सफाई कर रहा है, कुछ डिपार्टमेंट ख़त्म कर रहा है, कुछ लोगों को नौकरी से निकालता है और निकाल रहा है। जो लोग लगता है थोड़ा ही नज़दीक थे उनको ख़त्म कर देता है। जैसे एनआईएच था, जिसके कारण पूरी दुनिया में दबदबा था कोविड के टाइम में, डॉक्टर फाउची वाला, उस एनआईएच को ही ख़त्म कर दिया। इसी तरह से हर जगह आप अगर इसमें भी अगर आप दूसरे उदाहरण ले लोगे, बोल्सोनारो वगैरह, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मिलेगी। ये कितने कॉमन फैक्टर हैं। सारी दुनिया में तानाशाही में बैठे लोग एक ही तरह से एक्ट कर रहे हैं। एक और कॉमन फैक्टर है, लाला सेठ, गिरधारी लाल, ये सब लोग किसी ना किसी आदमी से नियंत्रित होते हैं। वो आदमी एक पूंजीपति होता है, एक अमीर आदमी होता है। इसलिए वामपंथी मानते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था, ख़ासतौर पे कम्युनिस्ट मानते हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये जो लोकतंत्र है, ये पूंजीपतियों की व्यवस्था है, पूंजीपतियों के नियंत्रण में चलने वाली व्यवस्था है। आप जरा मोदी जी को देखें, अडानी अंबानी को क्या क्या मिल रहा है इस देश में, हम सब जानते हैं। किस तरह के प्रिविलेज मिल रहे हैं, किस तरह सरकार का सिस्टम एक ठेका लगाने के लिए किसी के ऊपर मुकदमे कर देता है, केसेस कर देता है। चाहे वो एयरपोर्ट वाला मामला हो,
प्रणय रॉय के खिलाफ कितने सारे केस लगे ईडी वीडी के, उसके सारे वापस हो गए जैसे उसका एनडीटीवी उसने सौंप दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। SEZ, कोयला खदानें, 10 गुने दाम में विदेशी कोयले का ठेका, और तो और कितने बड़े बड़े जंगल जिसमें करोड़ों जानवर आपने जो है वो उनकी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, खोद डाला उनको कोयले के लिए, जबकि 80 साल का कोयला भारत के पास है और 80 साल तो छोड़िए 30 साल बाद आप कोयले का इस्तेमाल बंद करने वाले हैं। इसी तरह से पुतिन ने वहाँ पर ओलिगार्क होते हैं, ओलिगार्क जो है वो एक तरह के वो भी पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ है एक तरह के, और वो तेल और गैस का पूरा साम्राज्य उसको सौंप दिया। आप एकदम आइडेंटिकल देखिए एर्दोआन ने क्या किया तुर्की में, उसने 5 माफिया कंपनियों को हर बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट दे दिया। हमारे यहाँ के गुप्ता बंधु थे, कैसे साउथ अफ्रीका में पूरे के पूरे वो छा गए थे, याद कीजिए कैसे करप्शन फैला था, कैसे वहाँ के राष्ट्रपति के साले को इन्होंने नौकरी दे दी थी, यानी पूरा खुला खेल चल रहा था। इसी तरह से अमेज़ॉन की कई सहयोगी कंपनियों को बोल्सोनारो ने छूट दी थी। हसीना ने क्या किया था, हमारे यहाँ पे अडानी का प्रोजेक्ट बहुत सारे हमारे पास में, उस सब के कारण ही आज वो भारत में ऐसा माना जाता है कि संरक्षण पा रही हैं। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में बहुत सारी लॉबिंग की, और सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप। मैंने आपको बताया था कैसे पीटर टील, कैसे जुकरबर्ग, कैसे इलॉन मस्क, कैसे जेफ बेजोस, ये पूरी जो पूंजीपतियों की मंडली है ये तय करती है कि ट्रंप को क्या करना चाहिए। और यहाँ तक कि टैक्स रिफॉर्म किए ये देखकर कि उसको किसने चंदा दिया, इन सब लोगों को मोटे मोटे चंदे, नुकसान, चुनाव के खर्चे, बाकी सब चीज़ें अगर कहीं से मिलती हैं तो इन पूंजीपतियों से मिलती हैं। ये पूंजीपति एक पुराना किस्सा है, कुछ लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का काम मानते हैं। माना जाता है कि जब रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनको पहले 4 लोगों ने एक बीच पे कहा हम तुम्हारा इलेक्शन फंड बने करेंगे और तुमको हम राष्ट्रपति बना देंगे, बदले में आप एक आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया में लागू करो। वो थी ब्याज की व्यवस्था, आरबीआई वाली पूरी मॉनेटरी सिस्टम, जिसके कारण अमेरिका ने पूरी दुनिया को डॉलर के कब्जे में ले लिया, और उससे वो जो 4-5 लोग थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पूंजीवाद में जो बड़े लेवल पे पूंजीपति हैं वो हर उद्योगपति के ऊपर हावी रहते हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाओ, आपको इस तरह के उद्घाटन मिल जाएंगे, उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और, जितने कैपिटलिस्ट हैं, देखिए मैं थोड़ा संक्षेप में आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लंबा है, अगर मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा तो फिर आप समझ सकते हैं, मैं वैसे भी समझाने में ज़रा ज़्यादा लीन हो जाता हूँ। एक और चीज़, जब आप सब छीन लोगे, प्रचार तंत्र पर कब्जा कर लोगे, आप कुछ लोगों को चुनिंदा छूट दोगे, अडानी अलग तरह का टैक्स देता है, दूसरा उद्योगपति अलग तरह का टैक्स देता है, और मैं और आप अलग तरह का टैक्स देते हैं, इस तरह की व्यवस्था बना दोगे पूरी दुनिया में। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी क्या औकात है, वहाँ बैठा हुआ दफ्तर में, उसकी टेबल पे बच्चे खेल रहे हैं, उसके प्रोटोकॉल होता है एक प्रेसिडेंट का, कंधे पे बैठे हुए हैं उसके बच्चे, और वहाँ पर वो बीच बीच में टोक रहा है ट्रंप को, इलॉन मस्क, और राष्ट्रपति से ज़्यादा इलॉन मस्क बोल रहा है। एक प्रोटोकॉल होता है, कुछ नहीं है, गुलाम हो मेरे, मैंने तुम्हें नोट दिए, मैंने तुमको बनवाया, ये मानसिकता। और ये जितने भी लोग बन के आते हैं इनको लगता है कि भाई हम कम से कम प्रधानमंत्री बने हुए हैं, एक एक चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इनकी बात मान लूँगा, मेरे पास तो मुकुट है ना, मेरे पास तो ताज है ना, मेरे पास करोड़ों रुपए का हवाई जहाज है, लाखों रुपए की कार है ना, करोड़ों रुपए की कार है, सैकड़ों करोड़ के हवाई जहाज हैं, मेरा बढ़िया राज का चल रहा है, दुनिया भर के कपड़े हैं, लत्ते हैं, मशहूर खाना है, तो मैं एक आदमी की बात मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, सानू की क्या होता है, देश वेश क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो जब ये सब करते हो आप, तो जनता तो देख रही है, तो जनता ने अगर आपकी तरफ देख लिया तब तो आप बहुत पकड़े जाओगे, चमाट खाओगे। तो क्या करते हो आप ऐसा काम करते हो कि एक ऐसी व्यवस्था बना देते हो जिसके अंदर जनता का ध्यान आपकी तरफ जाए नहीं। वो क्या हो सकता है,
पहले सरकारें लोगों को इंटरटेनमेंट पकड़ा देती थी। ठीक है भैया, सब जगह दूरदर्शन लगा दो, नई नई चीज़ आई है, देख के सब छोड़ के आदमी दूरदर्शन देखेगा और सरकार को देखेगा, उस पर राजीव गांधी का भाषण देखेगा। अब सीन दूसरा है। अब ये भाई इसको लगा दो दूसरे धर्म वाले के पीछे। हिटलर ने गेस्टापो बनाए, हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया और एक एक जर्मन के खून में यहूदियों के लिए नफरत भर दी। आप एक बार अगर उस दौर की तस्वीरें निकाल के देख लेंगे, 8 साल का बच्चा अपनी माँ से बड़ी उम्र की एक महिला को डंडा लेकर दौड़ा रहा है। पूरे के पूरे मार्केट यहूदियों के जला दिए, आग लगा दी, उनके धर्म स्थलों में घुस जाते थे, बवंडर करते थे, नाश करते थे पूरी दुनिया में। और उसी गिल्ट का नतीजा है कि पूरा पश्चिम आज इजराइल को उसकी मनमानी में भी सपोर्ट कर रहा है। यहूदी को छोड़ दें आप, हमारे भारत में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आप तो रामनवमी भी वही मन रही है मस्जिद पे, हनुमान जयंती भी वही मन रही है। सीए बना दो, एनआरसी बना दो, ये वक्फ वाला बिल बना दो, 3 तलाक बना दो, कुछ ना कुछ ऐसा बना दो जिसमें पूरा देश मुसलमानों के नफ़रत के अंदर डूबा रहे। वहाँ पे भी वही चीज़ निकाल के कि अगर दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान कुछ कर दे तो ये होते ही ऐसे हैं। एक नफ़रत का वातावरण बना के रख दिया गया है। नेतन्याहू में चले जाओ, 50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया उसने इसी नफ़रत में। गाज़ा के अंदर ऑफिशियल आंकड़े हैं, अब तो 60 के ऊपर हो चुका है मामला। क्या है? उसी तरह की नफ़रत। जब तक इज़राइल में फ़िलिस्तीन के लिए नफ़रत है, फ़िलिस्तीनियों के लिए नफ़रत है, मुसलमानों के लिए नफ़रत है, इस्लामोफोबिया है, तब तक नेतन्याहू जमा हुआ है। क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर तो करप्शन के आरोप हैं, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, निरंतर चल रही है। लेकिन ऐसे समय में अगर आप अपने राष्ट्रपति को सजा दे दोगे तो लड़ोगे कैसे? तो वो उलझा के रखता है। इसी नफ़रत पे इजराइल की पूरी तानाशाही और सिस्टम जिंदा है। पुतिन कोई ना मिले, कोई सांप्रदायिकता ना मिले तो क्या करोगे? LGBTQ को टारगेट कर लो, विपक्षी नेताओं को टारगेट कर लो, जाल और जेल में, ये सब ये वो कितनी जगह पे आपका ध्यान रहे कि आप देखो ही नहीं। बोलेसोनारो ने भी यही किया, LGBTQ पे हमले किए। एर्दोगान ने तो कुर्दों के ऊपर उससे भी ज़्यादा जुल्म किया जैसा कि इजराइल कर रहा है। हर तरफ से उनको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? अब कुर्द के साथ आपको क्या दिक्कत है भाई? आपके साथ वहाँ तो कोई कन्फ्लिक्ट उस तरह का भी नहीं है सांप्रदायिक वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वहाँ पर एक कुर्दिस्तान नाम से 3 देशों के अंदर से निकाल के एक ज़मीन की मांग कर रहे हैं। एक चीज़ और भी होती है, कुछ लोग आपके दूसरी तरफ भी घुसे होते हैं। जैसे कि अक्टूबर का जो हमला था पिछले साल, वो हमास ने ना किया होता तो कभी भी इजराइल को 50,000 लोग मार के उस ज़मीन पे कब्जा करने का मौका नहीं मिला होता। अब तो ट्रंप कह रहा है उसको खाली करेंगे हम, गाजा पट्टी को रीडेवलपमेंट करेंगे, जैसे धारावी का रीडेवलपमेंट हमारे यहाँ मिला हुआ है। क्यों? मतलब कब्जा, गाजा पे पूरा कब्जा। किसकी वजह से हुआ? हमास के कारण। हमास किसका है? अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाएं तो इसी हमास को, इसी गाजा की सत्ता फ़िलिस्तीन के विरोध के बावजूद, वेस्ट बैंक की फ़िलिस्तीन के विरोध के बावजूद चुनाव कराकर ही इसी हमास को, ये भी देखिए लोकतंत्र से ही आए थे, इसी इजराइल ने स्थापित किया था। और आज वो हमास इजराइल के लिए ट्रिगर दे रहा है। एक लड्डू बॉल दी, तू मार छक्का, मरवा दिए 50,000 लोग। उधर ऊपर चले जाओ, लेबनान में चले जाओ, सब जगह उसी तरह से लोग। और जब भाई तुम इतने बड़े लेबनान में बैठ के वहाँ पे हिजबुल्लाह के लोग इतने दुश्मन थे, इतने बड़े, अचानक से समझौता कैसे हो गया? अचानक विड्रॉ कैसे कर लिया आपने? इससे ही पता लगता है कि आप अगर नफरत कम पड़ रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे खड़े कर दो जो उस नफरत में आग में घी डालते रहें। बहुत सारे अजीब अजीब मौलानाओं के बयान भी हिंदुस्तान में आते हैं जिसके कारण आग भड़कती है। आम मुसलमान लड़ना नहीं चाह रहा है, सब कुछ बर्दाश्त कर ले रहा है, लेकिन आग लगाने वाले लोग लगे रहते हैं। इसी तरह से आप देखें तो हसीना ने
किस तरह से बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोगों पे और जमात के लोगों पे केस वेस करके एक नफ़रत खड़ी करके रखी। यानी एक समूह ऐसा बना के रखो जिससे आप चिढ़ते रहो, जलते रहो, और उससे दुश्मनी में आप जो सत्ता तंत्र है, जो अथॉरिटेरियन लोग हैं, जो अलग अलग सत्ताओं पे छाए हुए हैं, उनको मजबूती देते रहो। इन सारी चीज़ों के बीच में हम एक राहत देखते हैं कि भाई इलेक्शन तो है, हम लोग चुनाव में वोट तो दे रहे हैं, यही आपके दिमाग में होता है, और चुन के तो वोट से ही आ रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष है? आज की तारीख में आपसे मैं कहूँ कि आपको राजनीति में आना चाहिए, आप चुनाव लड़ना चाहें, एक मिनट के लिए सोचिए आपके सामने क्या क्या बाधाएं आएंगी। आपके सामने जो जो बाधाएं आने वाली हैं वो इस देश के लोकतंत्र की बाधाएं हैं। अगर इस देश में हर आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में खोट है, और वो कुछ खास तरह के लोगों को ही चुनाव लड़ने की छूट देता है। और ये खोट है हमारे देश में। अगर देखें, पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, पैसे से ही चुनाव होता है, पैसे से ही लोग खरीद लिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। अपार भ्रष्टाचार है कि चुनाव में जब आप करोड़ों खर्च करके आओगे तो जाति पर सबसे पहले देखोगे कहाँ से रिकवर हो मेरे पैसे, कहाँ से निकलें। तो पुतिन को देखिए कि उसने कैसे लोकतंत्र का मजाक बनाया, और चुनाव के बावजूद कब्जा किया सिस्टम पे उसने सारे विरोधियों को जेल में डाल दिया, और यहाँ तक उसने कई लोगों की हत्याएं करवा दी, जो विरोधी थे उनको मौत के घाट उतरवा दिया। अगर आप हसीना की बात करें, चुनाव का बहिष्कार ही विपक्ष ने कर दिया, इस हद तक गैर लोकतांत्रिक था, और 95% सीटें वो जीत गई बांग्लादेश की। हालत ये थी कि उस लोकतंत्र के होने के बावजूद इतनी तानाशाही आ गई थी कि जनता सड़कों पर उतरी और हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी थी। अगर आप मोदी जी का सुने, मोदी जी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में चुनावों की धांधली, चुनाव आयोग, ईवीएम, किस तरह से हमारे देश में वोटों में खुलेआम धांधली कैमरे में हमने देखी है। चंडीगढ़ वाला मामला देख लीजिए, किस तरह से चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगते रहे पक्षपात के, किस तरह रिजल्ट आ जाता है लेकिन वोटों का प्रतिशत नहीं आता, क्योंकि किसी ने अगर मिला लिया कि वोट तो पड़े से 222 और 400 कैसे निकल आए मतपेटी से, तो दिक्कत हो जाएगी। किस तरह से वोटर लिस्ट के अंदर लाखों नाम अचानक आखिरी के दौर पर जुड़ जाते हैं, फर्जी नाम, वही नाम महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में, वही हरियाणा की में है, वही दिल्ली की में है, वही लाखों नाम। कौन है वो लोग, कैसे, बहुत सारे अनेकानेक आरोप हैं। तो कुल मिला के चुनावों में धांधली के आरोप तो जैसे हम देख रहे हैं हसीना के मामले में, वैसे मोदी के मामले में। वहाँ पर एर्दोआन ने तो मीडिया ब्लैकआउट कर दिया तुर्की में, ट्रंप ने चुनाव हार गया तो कैपिटोल पे हमला कर दिया और कह दिया कि ये चुनाव आयोग ने मेरे साथ बेईमानी की है। खुल्लम खुल्ला किस तरह से अमेरिका में चुनाव लड़ा गया हम सब ने देखा। आप अगर बोल्सोनारो पे चले जाए, उसने भी सेना से अपील की विद्रोह कर दो, चुनाव की हार को मानने से इनकार कर दिया। अभी हमारे सामने चुनाव हुए हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, लूला डी सिल्वा चुन के आए हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने गठबंधन की राजनीति के सारे दुनिया के अनैतिकता के रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये लोकतंत्र है। ये जितनी हम बातें कर रहे हैं ये लोकतंत्र की कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। मैंने तानाशाह व्यवस्था की बात नहीं की, मैंने मिलिट्री शासन वालों की बात नहीं की, मैंने बात नहीं की कि भाई आप नॉर्थ कोरिया की भी बात नहीं की है, वहाँ पे भी कथित तौर पे चुनाव होते हैं। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, ये तो संविधान वाले लोकतंत्र हैं। इन देशों में तो संविधान बने हुए हैं। लेकिन ये सारी की सारी बुराइयाँ, एक कॉमन फैक्टर क्यों है भाई लोकतंत्र का? सारे दुनिया के लोकतंत्र में एक ही तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या ये लोकतंत्र की कमजोरियां हैं? क्या ये लोकतंत्र के ऊपर सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इतनी ज़्यादा धांधलियों के ज़रिए सत्ता पे कब्जा किया जा सकता है, तो
तो इस लोकतंत्र को क्या सचमुच हम आज के स्वरूप में स्वीकार करें या इसमें कुछ व्यापक बदलाव करने की ज़रूरत होनी चाहिए। आप देखेंगे कि प्रोपेगेंडा भी जो है वो भी एक बहुत बड़ी झूठ की मशीनरी, एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी पे अथॉरिटी का कब्ज़ा है, अथॉरिटेरियन लोगों का, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। नेहरू जिम्मेदार हैं। भारत माता की जय, आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। इस तरह के सैकड़ों हज़ारों चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं। संसद में कुछ बोला जाता है, उसमें भी कई चीज़ें झूठ बोल दी जाती हैं। कोई प्रमाण नहीं मांगता है। आप अगर विपक्ष कोई बात उठाता है तो उसका माइक्रोफोन बंद हो जाता है। स्पीकर बोलते हैं कि भैया आपको वैलिडेट करना पड़ेगा इस बात को। सत्ता तंत्र की तरफ से कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, बड़ा से बड़ा झूठ। अभी हाल में झूठ बोला गया कि पूरी दुनिया में वक्फ जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, ये अकेली भारत में है। खड़े होकर संबित पात्रा बोल के गया, किसी ने वैलिडेट करने को नहीं बोला। अमित शाह 1947 में भारत में मुसलमानों, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या भारत में मुसलमानों की संख्या से आज की तुलना करते हैं। वो भूल जाते हैं कि 47 में जनगणना नहीं 41 में हुई थी महाराज। बंटवारे के बाद जो स्थिति बनी वो 51 में बनी। सही स्थिति समझनी है तो 51 से तुलना करो, उसकी कोई बात नहीं करते हैं। और ये कहते हैं 47 में तो हिंदुओं की संख्या इतनी थी और बाद में तो इतनी ही रह गई। भूल जाते हैं कि करीब 1.5% थे, अब 4% हो गए, अगर उस तरह से देखा जाए तो ये जो प्रोपेगेंडा है, झूठ है तरह तरह के। मुसलमानों की आबादी डबल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जहाँ मेजॉरिटी में हो जाते हैं वहाँ पे शरिया स्थापित कर देते हैं। ये इतनी हज़ारों लाखों चीज़ें, सिगरेट आती थी पेरिस से, सूट धुल के आता, पता नहीं क्या क्या, ये हमारे भारत के हमारे सामने हैं। ट्रंप ने स्टॉप द स्टील आंदोलन चलाया, अभी आपके सामने की बात है। उसने एक पूरा प्रोपेगेंडा रच दिया कि पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका को लूट रही है, और उस प्रोपेगेंडा में ऐसा साना अमेरिका को कि आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। लोकतंत्र से चुन के आए ट्रंप। हिटलर राष्ट्रीय गौरव हैं, आर्य श्रेष्ठ हैं, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस आधार पे, इस प्रोपेगेंडा पे यहूदियों के लिए नफरत पैदा की। इस आधार पर बुजुर्गों और बीमारों को मार दिया क्योंकि ये समाज के लिए अनुपयोगी हैं। आप पुतिन में चले जाएं, उसका हिस्टोरिकल मिशन जो है हम सब जानते हैं क्या है। बोल्सोनारो ने धर्म और चर्च को लेकर लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से जोड़ा और धार्मिक उद्वेग पैदा करके लोगों को अपने साथ लिया। आप अपने भारत के उदाहरण से भी ले सकते हैं, दूसरी जगहों के उदाहरण से भी ले सकते हैं। एर्दोआन ने एक सपना दिखाया, एक ऑटोमन साम्राज्य का पुनर्जागरण करेंगे। ये क्या होता है? एक ज़माने में उस्मानिया सल्तनत होती थी, एक बहुत बड़ी, जैसे फ्रांस है, जैसे यूएसएसआर है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वैसी दुनिया की एक बड़ी ताकत। ये जितने अरब देश दिख रहे हैं आपको, ये सब उसी एक सल्तनत के टूटने से बने। विश्व युद्ध के दौरान इस सल्तनत पे कहीं से फ्रांस ने कब्ज़ा किया, कहीं से ब्रिटेन ने कब्ज़ा किया, और उस सब चीज़ों में जो जिसके पास रह गया वहाँ पर बहुत सारे देश बन गए, और उसी प्रक्रिया में वो एक सल्तनत टूटी। उसकी राजधानी तुर्की हुआ करती थी, उस्मानिया साम्राज्य की, जो आज का तुर्की है, सरलता समझने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हम वैसा ही ऑटोमन साम्राज्य को वापस लाएंगे। एर्दोआन सब खत्म कर दिया, सब कुछ कब्जा कर लिया उसने, सबको जेल में डाल दिया, जो पूरी कहानी आप सुन चुके हैं। कह रहा हम उसकी वापसी करेंगे। तुर्की का आदमी, उसने नाम तुर्की रख दिया क्योंकि टर्की नाम से उसको लगता था एक पक्षी होता है, तो हमारे देश को लोग गलत समझ लेंगे, इसलिए उसने उसका नाम ही बदल दिया, टर्की कर दिया उसको। उस सपने को वो बेच रहा है, बेचे जा रहा है। इसी के साथ राष्ट्र निर्माण, फला ढिमका, विरोधियों को कुचल दो। किसने? हसीना ने, बांग्लादेश में। आप जहाँ जाएंगे, जिस जगह जाएंगे पूरी दुनिया में, ऐसे ही लोग लोकतंत्र पे कायम हुए हैं, और ये सब लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चुन के आए। अब एक बड़ा सवाल, इसका उपाय क्या हो? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? बहुत सारे लोग एक ही तरह का कमेंट करते हैं आके, और कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है साहब, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए।
भाई सॉल्यूशन ऑफ एंड एक आदमी के बताने की चीज़ नहीं होती है, सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। लेकिन मैं अपना जो सुझाव हो सकता है वो आपको देता हूँ। लोकतंत्र के बारे में एक बात कही जाती है कि ये परमानेंट सिस्टम नहीं है। हर पीढ़ी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। हमारे बड़ों ने जैसी लड़ाई लड़ी उनको वैसा लोकतंत्र मिला, हम जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं वैसा लोकतंत्र हमको मिल रहा है। लेकिन क्या लोकतंत्र को सिर्फ इस चीज़ पर छोड़ा जा सकता है? तो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इस पूरी की पूरी व्यवस्था में आपको लोकतंत्र की कुछ खास कॉमन फैक्टर दिखाई देते हैं। वो ये है कि आप किस तरह से लोकतंत्र के अंदर संस्थाओं को संरक्षण दे सकते हो। अब इसकी जड़ में आपको दिखाई देता पैसा। सारी बीमारियों की जड़ पैसा। जब तक चुनाव में पैसे की प्रधानता रहेगी तब तक ऐसे लोग चुन के आते रहेंगे। जैसे जैसे भारत में पूंजीवाद आया, इंदिरा गांधी गई, वैसे वैसे इस देश में पैसे का महत्व चुनावों में बढ़ता चला गया। पूंजीपति पैसे को इंजेक्ट करके चुनाव में पैसे की अहमियत बढ़ा रहे थे। हमारे देश में बार बार ये सुझाव आया, अब वो वामपंथी देखिए किनारे लग गए, क्योंकि वो चंदा नहीं लेते कॉरपोरेट से, किनारे लग गए एकदम। तो जैसे जैसे हमारे देश में ये दौर आया, वैसे वैसे पैसे का जो महत्व बढ़ा, लोकतंत्र के ऊपर पूंजीपतियों का कब्जा होता चला गया। तो क्या किया जाए? इस देश में आपको चाहे लड़ना पड़े, चाहे संसद में लड़ना पड़े, क्योंकि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे सारी पार्टियां साथ में थीं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो कांग्रेस भी समर्थन में थी, बीजेपी भी थी। क्यों? इनको लगता था कि माल काटेंगे हम बड़ी पार्टियां, हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, हमारी सत्ता हमेशा रहेगी। क्यों ना इलेक्शन स्टेट फंडेड हों। अभी पिछले दिनों कनाडा के चुनाव का एक तस्वीर किसी ने साझा की फेसबुक पे, मिल जाएगी तो मैं लगा देता हूँ। एक इतना बड़ा छोटा सा बोर्ड सड़क पे लगा हुआ है बस, जिससे आप जान सकें कि आपके इलाके, और वो वहाँ के प्रधानमंत्री के प्रचार का है। तो स्टेट फंडेड इलेक्शन होना चाहिए, कुछ जगह फिक्स कर दी जानी चाहिए। 5-5, 7-7 लाइन की जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लोग जो भी पार्टी के कैंडिडेट हैं अपने बारे में जनता को बता दें। कुछ कॉमन जगह पे बोर्ड बन जाएं। एक टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी सभी लोगों को जैसे दूरदर्शन पे मिलता था, 5-5 मिनट का समय मिल जाए। सरकार खुद, चुनाव आयोग शहरों में एक जगह एक स्टेज बना दे जिसमें अलग अलग तारीखों में अलग अलग लोगों के कैंडिडेट की सभाएं हों, वो अपनी बात करें। और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करेगा। 1 रुपया भी खर्च किया तो ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अगर आपने किसी को कुछ रिश्वत दे दी, वोटर को बांट दिया, तो आप गए काम से। ऐसी व्यवस्था बना दीजिए। आप व्यवस्था बना दीजिए कि जब ये पैसा इसमें शामिल नहीं होगा तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। जब बुनियाद ही करप्शन है आपके सत्ता में आने की, तो आप जाते ही क्या करते हो? आप अपने जो अधिकारी हैं उनको बोलते हो माल लेके आ भाई, छीन के ला, लूट के ला, यही करते हो ना। फिर वो नीचे से लूटता है और उसके कर्मचारी जनता से लूटते हैं। इसी तरह की व्यवस्था बनी हुई है। उसी व्यवस्था के कारण आज भारत में काफ़ी महंगे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। इसीलिए एक्सपोर्ट में हम पिछड़ जाते हैं, हमारा माल कोई खरीद के इलाज ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो गडकरी टैक्स इतना लग जाता है कि हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। पूरी दुनिया में इतने टोल नहीं है लग रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाएं जो लोकतंत्र को, और सबसे बड़ी बात जो संस्थाएं हैं, मीडिया है, मीडिया को कोई भी पूंजीपति की ज़रूरत क्यों पड़े? मीडिया में विज्ञापन का सिस्टम ही ख़त्म कर देना चाहिए। मीडिया को जो पैसे चाहिए भैया वो जनता देगी। जिसको अखबार पढ़ना है वो पैसे दे के खरीदे, जिसको टीवी देखना है वो पैसे सब्सक्रिप्शन दे। भारत में सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है और विज्ञापन का मॉडल भी है। पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पे जनता के प्रति जवाबदेही है मीडिया की, ना कि पूंजीपतियों के प्रति। और इसी वजह से बड़े बड़े मामलों में भी वहाँ का मीडिया जो कर जाता है उसको दुनिया दांतों तले उंगली दबा के रह जाती है। खुला और आज़ाद मीडिया है, खुल के सरकार की आलोचना कर लेता है वो। इसी वजह से हमारे यहाँ पे विज्ञापन
विज्ञापन से मीडिया चल रहा है, विज्ञापन हाथ से निकल जाएंगे इसका डर है, सरकार विज्ञापन के नाम पे पैसे दिलवा देती है, पॉलिटिकल पार्टी विज्ञापन के नाम पे पैसे दिला देती है, मीडिया नाचता रहता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं, जिस तरह से न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है, उसी तरह से हमारे यहाँ पे चुनाव आयोग भी स्वतंत्र होना चाहिए। ईडी वगैरह जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है, उसको वापस आज़ाद करना चाहिए। सबकी प्रतिबद्धताएं समाज के प्रति होनी चाहिए। जब करप्शन खत्म हो जाएगा तो आईएएस अधिकारी भी मलाईदार पोस्टिंग के चक्कर में नहीं रहेगा, तो नेता की नहीं सुनेगा, सत्य की सुनेगा। तो इस तरह के बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं। ये तो एक दो बातें मैंने कही हैं और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, अभी तक के अनुभव के आधार पे लोकतंत्र फुल प्रूफ नहीं है और लोकतंत्र कुछ ज़्यादा ही वल्नरेबल है। और हम लगातार रिपीटेडली पूरी दुनिया में बार बार देख रहे हैं कि लोकतंत्र जो है उसके ऊपर आसानी से लोग हमला कर पा रहे हैं और कब्जे कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत मैंने की है, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नमस्कार, जय हिंद।